Israeli plan to attack Iranian nuclear facilities? I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death, and I'd like to see that. That's my first option. There's a second option. I think it would be very bad for Iran, and I think Iran is wanting to talk. I don't want to do anything that's going to hurt anybody. I really don't, but Iran can't have a nuclear weapon. It's, pretty simple. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें उनकी पॉलिसियों पर हैं। तिजारती मामलात से लेकर फ़लस्तीन, यमन में हौसियों और ईरान से मुतालिक सदर ट्रंप मुसलसल दावे और ऐलानात कर रहे हैं। और इस सब के दौरान सऊदी अरब के वज़ीर दिफा प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान का गैर मामूली दौरा किया और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और आर्मी चीफ से मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने आयतुल्लाह खामनाई को सऊदी बादशाह शाह सलमान का पैगाम पहुंचाया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब कल ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर होने जा रहा है। दोनों ममालिक के आला हुकाम के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते को ओमान में होने वाली मुलाकात में मस्बत पेशरफ्त के बाद अब कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, मगर अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदा ना होने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां देते रहे हैं और ईरान भी उन्हें जवाब देता रहा है। और अब यह खबर भी सामने आई कि अमरीका ने मार्च में कम से कम 6 B-2 बॉम्बर तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डिएगो गार्सिया मुंतकिल कर दिए थे, जो मुमकिन तौर पर ईरान पर हमले के लिए मुंतकिल किए गए थे। मगर अब उसके बाद यह खबर सामने आ रही है कि अपनी इंतज़ामिया के अराकीन के इख्तलाफात के बाद सदर ट्रंप ने हाल ही में इसराइल की जानिब से पेश करदा ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा रोक दिया है। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों और इन मुज़ाकरात से वाकिफ़ अफराद का कहना है कि इसराइल ने आइंदा महीने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया था, लेकिन सदर ट्रंप ने हाल ही हफ्तों में इस मंसूबे को रोक दिया ताकि ईरान के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जा सके जो उसके जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सदर ट्रंप ने यह फैसला कई माह तक जारी रहने वाली अंदरूनी बहस के बाद किया है, जिसमें यह तय किया जा रहा था कि आया ईरान के खिलाफ सिफारतकारी को तरजीह दी जाए या ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को पीछे धकेलने के लिए इसराइल की हिमायत की जाए, खासतौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान फौजी और मुआशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। इस बहस ने अमरीकी काबीना के माजी में जारहाना पॉलिसियों के हामी अराकीन और ईरान पर हमले से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले मुशीरों के दरमियान इख्तलाफात को वाज़ेह कर दिया है, जिसके बाद फ़िलहाल इस मामले पर एक अबूरी इत्तफ़ाक़ राय सामने आ गया है, जिसमें ईरान की जानिब से मुज़ाकरात पर आमादगी के इशारे के बाद फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करने को तरजीह दी गई है। इसराइली हुक्काम ने हालिया दिनों में मई में ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के मंसूबे तैयार किए थे और वो उन पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे और वो बाज़ मौक़े पर अमरीका की मंजूरी के बारे में भी पुरुमीद थे। मंसूबों से बाखबर ऑफिशियल्स के मुताबिक इन मंसूबों का मकसद ईरान की जौहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत को कम से कम 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे के लिए पीछे धकेलना था और इन तमाम मंसूबों में अमरीकी मुआवनत निहायत ज़रूरी थी, जिसका मतलब ये है कि अमरीका खुद भी इस हमले का एक मरकज़ी फ़रीक बनता। लेकिन फ़िलहाल सदर ट्रंप ने फ़ौजी कार्रवाई के बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी है। इस महीने के आगाज़ में जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया तो उस दौरान सदर ट्रंप ने इसराइल को आगाह कर दिया था कि अमेरिका किसी भी मुमकिन हमले की हिमायत नहीं करेगा। और फिर नेतन्याहू के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर रहा है। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू की जानिब से इब्रानी ज़बान में जारी एक बयान में कहा गया कि ईरान के साथ कोई भी मुआहदा उसी सूरत में कारगर होगा जब उसमें शामिल फ़रीक़ैन को यह अख्तियार हासिल हो कि वो ईरान के अंदर जाकर तनसीबात को तबाह करें, तमाम साजो सामान को ख़त्म करें और ये सारा अमल अमरीकी निगरानी के तहत हो। इसराइली हुकाम को मुतादिद वजूहात की बिना पर तवक्को थी कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जैसे 2020 में अपने पहले दौरे सदारत के दौरान ट्रंप ने ईरान के सबसे एलीट फौजी यूनिट अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। इसी तरह अमरीकी महकमा इंसाफ के दावे के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता साल की सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर ट्रंप को कत्ल करने के लिए किराए के कातिलों की खिदमत हासिल करने की कोशिश भी की थी। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर बाज़ हुक्काम इसराइली मंसूबे के हवाले से शुकूक व शुबहात का शिकार थे। ईरान पर हमले के इसराइली मंसूबों पर होने वाली मुतअद्दिद नशिस्तों में से एक नशिस्त जो इस माह हुई थी, उस नशिस्त में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने एक नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की, जिसमें खबरदार किया गया कि अमरीकी हथियारों की तैनाती मुमकिन तौर पर ईरान के साथ एक वसीतर जंग को जन्म दे सकती है, जो अमरीका नहीं चाहता। इस इजलास में मुतअद्दिद आला हुकाम ने तुलसी गैबर्ड के खदशात की तायीद की थी और नायब सदर JD वेंस समेत व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स और वजीर दिफा
पीट हेगसेट ने मुमकिन इसराइली हमले से मुताल्लिक शकूक व शुबहात का इजहार किया था। हत्ता कि ईरान से मुताल्लिक हमेशा सख्त गिर मौक़िफ़ के लिए पहचाने जाने वाले मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्ज़ ने भी कहा कि अमरीकी मदद के बगैर इसराइल के मंसूबे का कामयाब होना मुश्किल नजर आता है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सदर ट्रंप की टीम के अंदर अब भी इस बात पर शदीद इख्तिलाफात मौजूद हैं कि ईरान के साथ कैसा मुआहिदा काबिल कबूल हो सकता है, और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अब तक मुतज़ाद इशारे सामने आए हैं कि वो किस नौइयत का मुआहिदा चाहती है, और अगर ईरान इस पर रजामंद ना हो तो उसे किन नताइज का सामना करना पड़ेगा। एक अहम नशिस्त के दौरान नायब सदर JD वेंस ने दीगर अफराद की हिमायत से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदर ट्रंप के पास ईरान के साथ एक सिफारती मुआहिदे का मुनफरिद मौका मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया के हुक्काम के मुताबिक JD वेंस ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर सदर ट्रंप इसराइली हमले की हिमायत कर सकते हैं। इसी तरह इस माह के आगाज में इसराइल के एक दौरे के दौरान अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइक कुरेला ने इसराइली हुक्काम को आगाह किया कि व्हाइट हाउस ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के मंसूबे को मौखर करना चाहता है। फिर 3 अप्रैल को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और इसराइली हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वो फ़ोन पर ईरान से मुतालिक मंसूबों पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आने की दावत दे दी। 7 अप्रैल को नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच गए। अगरचे इस दौरे को बज़ाहिर ट्रंप की जानिब से आयद करदा टैरिफ्स पर बातचीत का मौका करार दिया गया, लेकिन इसराइलियों के लिए ईरान पर मुमकिन हमलों का मंसूबा ही असल मौजू था। मगर इसी दौरान जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे तो सदर ट्रंप ने अवामी सतह पर ईरान के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ का ऐलान कर दिया, और ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकातों से बाखबर हुकाम के मुताबिक अक्सर निजी मुलाकातों में ट्रंप ने नेतन्याहू पर यह वाज़ेह कर दिया कि जब तक ईरान के साथ बातचीत जारी है अमेरिका मई में इसराइली हमले की हिमायत नहीं करेगा। ताहम इसके बाद भी सदर ट्रंप ने इशारा दिया कि ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई अब भी एक मुमकिना ऑप्शन है, और ट्रंप ने कहा कि अगर फौजी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, और जाहिर है इसराइल इसकी क़यादत करेगा। नेतन्याहू के दौरे के बाद सदर ट्रंप ने CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ को इसराइल भेजने का फैसला किया, और 9 अप्रैल को जॉन रेडक्लिफ ने नेतन्याहू और मुसाद के सरबराह डेविड बार्निया से मुलाकात की, जिसमें ईरान से निमटने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात से बाखबर एक जरिए के मुताबिक ईरान से निमटने के लिए मुज़ाकरात और फौजी हमलों के अलावा दीगर मुतबादिल भी ज़ेर बहस आए, जिनमें अमरीकी हिमायत से इसराइल की खुफिया कार्रवाइयाँ और ज़्यादा सख्त मुआशी पाबंदियाँ नाफिज करने का लाया-अमल शामिल था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल ने मई में ईरान पर हमले के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया था, जिन पर उसने अमरीकी हुकाम के साथ तबादला ख्याल भी किया था, और इब्तिदा में नेतन्याहू ने एक जामे मंसूबा पेश किया जिसमें फ़िज़ाई हमले और कमांडो रेड्स शामिल थे, और ये मंसूबा गुज़िश्ता सितंबर में शाम में किए गए एक ऑपरेशन से मुमकिना तौर पर कहीं ज़्यादा वसी और ख़तरनाक होता। शाम में होने वाले ऑपरेशन में इसराइली अफवाज ने हेलीकॉप्टरों के जरिए हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल एक ज़ेर ज़मीन बंकर को तबाह कर दिया था, और इस ऑपरेशन में फ़िज़ाई हमलों से चौकियों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ख़त्म किया गया। फिर धमाका खेज मवाद और हल्के हथियारों से लैस कमांडोज ने रस्सियों के जरिए तंसीबात के अंदर दाखिल होकर अहम आलात तबाह कर दिए थे, लेकिन इस मंसूबे से मुतालिक अमरीकी हुक्काम को खदशा था कि ईरान की तमाम जौहरी तंसीबात को सिर्फ कमांडो ऑपरेशन से मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, जो ईरान भर में मुख्तलिफ मकामात पर फैली हुई हैं। मंसूबे के तहत इसराइली हुक्काम चाहते थे कि अमरीकी लड़ाका तैयारे फ़िज़ाई हमले करें ताकि ज़मीनी टीमों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ताहम अमरीकी ताउन की सूरत में भी इसराइली फ़ौजी कमांडरों ने वाज़ेह किया था कि ऐसे ऑपरेशन की तैयारी में कई महीने लग जाएंगे, और वक्त एक मसला था क्योंकि जनरल कुरेला की कमान का दौरानिया चंद महीनों में मुकम्मल होने वाला था, जिसकी वजह से इसराइली और अमरीकी हुक्काम चाहते थे कि कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए जो जनरल कुरेला की क़यादत में ही मुकम्मल हो सके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते थे, और जब कमांडो ऑपरेशन का मंसूबा तर्क कर दिया गया तो इसराइली और अमरीकी हुक्काम ने एक भरपूर बमबारी मुहिम पर बातचीत शुरू कर दी, जो मई के आगाज़ में शुरू होने के बाद 1 हफ्ते से ज़ायद अरसे जारी रहती। इसराइल गुज़िश्ता साल एक हमले में ईरान के रूसी साख्ता S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही तबाह कर चुका था। नए बमबारी मंसूबे में सबसे पहले बाकी बच जाने वाले डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाना ज़रूरी था ताकि इसराइली लड़ाका तैयारे ईरान की जौहरी तंसीबात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकें, लेकिन इसराइल की जानिब से ऐसी किसी भी जौहरी तंसीब पर हमला यकीनी तौर पर ईरान की जानिब से मिसाइलों की जवाबी बारिश को दावत देता, जिसे अमरीकी मदद के बगैर रोकना नामुमकिन होता, और ईरानी सदर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह और वज़ीर ख़ारजा समेत कुछ आला ईरानी हुक्काम पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर ईरान पर इसराइल या अमरीका की तरफ से हमला किया गया तो ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। इस सारी सूरत हाल में जहां सदर ट्रंप ने सिफारतकारी को तरजीह देते हुए फिलहाल ईरान पर हमले के मुमकिना इसराइली मंसूबों को रोक दिया है, वहीं मार्च में अमेरिका ने कम अज़ कम 6 B-2 बॉम्बर तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डिएगो गार्सिया मुंतकिल कर दिए थे, जिसके मुतालिक दिफाई तज्ज़ियाकारों का मानना है कि यह अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए एक पैगाम वाज़ेह रहे कि अमरीकी फ़िज़ाइया के पास सिर्फ
20 B-2 बॉम्बर तैयारे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन तैयारों को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और उनके बारे में माहिरीन का कहना है कि ये तैयारे भारी अमरीकी हथियारों समेत जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। ऐसे में अगर ईरान और अमरीका के दरमियान कोई जौहरी मुआहिदा तय नहीं पाता तो किसी भी मुमकिन अमरीकी हमले में इन तैयारों का इस्तेमाल मुमकिन है। लेकिन क्या फौजी कार्रवाई से ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म हो सकता है? अगर ऐसा है तो इसराइल और अमेरिका पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं कर सके हैं? इस हवाले से रॉयटर्स की एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक हाल ही में अमेरिका की जानिब से ईरानी हुदूद के करीब तैनात किए गए B-2 बॉम्बर तैयारे वो तैयारे हैं जो सबसे ताकतवर बंकर बस्टिंग बॉम्ब गिराने की सलाहियत रखते हैं। इस अमल से ईरान को एक मजबूत इशारा दिया गया है कि अगर वो अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए कोई मुआहिदा नहीं करता है तो क्या हो सकता है। ताहम अस्करी और जौहरी माहिरीन का कहना है कि इतनी ज़बरदस्त अस्करी क़ुव्वत के बावजूद अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई शायद सिर्फ आर्जी तौर पर ईरान के इस प्रोग्राम को पीछे धकेल सके, जिसके बारे में मगरबी दुनिया को खदशा है कि यह प्रोग्राम एटम बॉम्ब बनाने के लिए है। हालांकि ईरान इस इल्ज़ाम की तरदीद करता आया है। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी मुमकिन हमले के नतीजे में ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल सकता है और अपने जुज़वी तौर पर ज़ेर ज़मीन मौजूद प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खुफिया बना सकता है और तेज़ी से एटमी हथियारों से लैस रियासत बनने की तरफ बढ़ सकता है। और इससे वो नतीजा यकीनी और ज़्यादा जल्द हो सकता है जिससे मगरिब खौफज़दा है। बरतानवी दिफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एयर पावर एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर रिसर्चर जस्टिन ब्रॉन्क का कहना है कि यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि फ़ौजी हमले ईरान के जौहरी हथियारों की तरफ बढ़ने के रास्ते को कैसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौजी हमले दरअसल दोबारा मिलिट्री डेटरेंस और ईरान के लिए हथियारों की कीमत बढ़ाने और उसके ब्रेकआउट टाइम को कुछ साल पहले वाली सतह पर वापस धकेलने की कोशिश होंगे। ब्रेकआउट टाइम से मुराद वो वक्त है जो किसी मुल्क को इतनी मिकदार में जौहरी मवाद तैयार करने में लगता है जो एक एटम बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी हो। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के लिए यह वक्त अब सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्तों का है। लेकिन अगर ईरान वाकई एटम बम बनाने का फैसला करे तो खुद बॉम्ब की तैयारी में इससे ज़्यादा वक्त लगेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले 2015 के तारीखी जौहरी मुआहदे के तहत ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदी आयद की गई थी, जिसके नतीजे में ईरान का ब्रेकआउट टाइम कम अज़ कम 1 साल तक बढ़ गया था। लेकिन 2018 में जब सदर ट्रंप ने अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया तो यह मुआहदा बिखर गया और ईरान ने अपने जौहरी सरगर्मियों को इस हद से भी आगे बढ़ा दिया जो मुआहदे में तय की गई थी। अब सदर ट्रंप एक नया जौहरी मुआहदा करने के ख्वाह हैं, जिस पर गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो बमबारी होगी। इसी तरह इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ ऐसे ही बयानात दिए हैं। नवंबर में वज़ारत दिफा का ओहदा संभालने के बाद इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा था कि ईरान अपनी जौहरी तंसीबात पर हमलों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा एक्सपोज हो गया है और हमारे पास अपने सबसे अहम हदफ को हासिल करने का मौका है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुतअद्दिद मकामात पर फैला हुआ है और किसी मुमकिन हमले में उनमें से बेशतर या तमाम तंसीबात को निशाना बनाना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी ये इल्म नहीं है कि ईरान कुछ अहम आलात जैसे यूरेनियम अफजोदा करने वाली मशीन सेंट्रीफ्यूजिस के पुर्जे कहाँ रखता है। फौजी माहिरीन का कहना है कि इसराइल इनमें से बेशतर मकामात को अकेले तबाह कर सकता है, लेकिन यह ख़तरनाक मिशन होगा जिसमें बार बार हमले करने होंगे और इस दौरान उसे रूस से हासिल करदा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स का सामना भी करना पड़ेगा। अगरचे इसराइल ने पिछले साल ईरान पर महदूद हमलों के दौरान इन सिस्टम्स को अबूर करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। यूरेनियम की अफजोदगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मरकजी हिस्सा है। फुर्दो और नतंज ईरान के 2 सबसे बड़े यूरेनियम अफजोदगी के मकामात हैं। नेतन्स फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट गालिबन बमबारी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर तकरीबन 3 मंजिलों की गहराई में वाक़ है, जबकि फुर्दो में वाक़ प्लांट एक पहाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में बनाया गया है जो इसे ज़्यादा महफूज बनाता है। अमेरिका इन मजबूत और ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ज़्यादा मौसर तौर पर इक्विप्ड है, ख़ासतौर पर अपने सबसे ताकतवर 30,000 पाउंड या 14,000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम के ज़रिए जो सिर्फ B-2 बॉम्बर तैयारे ले जा सकते हैं और ये हथियार इसराइल के पास मौजूद नहीं है। अमेरिकी फ़िज़ाइया से रिटायर्ड जनरल चार्ल्स वॉल्ट के मुताबिक इसराइल के पास फुर्दो और नेतन्स जैसे अहदाफ को मौसर तौर पर तबाह करने के लिए दरकार 5,000 पाउंड वजनी बॉम्ब मौजूद नहीं हैं। जनरल चार्ल्स वॉल्ट का मजीद कहना है कि अमेरिका की शमूलियत से हमला ज़्यादा तेज़, मौसर और कामयाब होने का इम्कान बढ़ जाएगा, लेकिन उनके अंदाजे के मुताबिक मुकम्मल ऑपरेशन में इसके बावजूद कई दिन लग सकते हैं। ईरान पर हमले से मुतालिक न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव से वाबस्ता अमरीकी इंटेलिजेंस के साबिक तज्ज़ियाकार एरिक ब्रूअर का कहना है कि अमरीकी हमला शायद
इसराइली हमले की निस्बत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में हम महज वक्त ज़ाया करने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में एक हकीकी खतरा यह है कि ऐसा हमला ईरान को जौहरी बॉम्ब से दूर करने के बजाय उसकी तरफ मजीद धकेल देगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमला ईरान के जौहरी प्रोग्राम में खलल डाल सकता है और इसे मौखर कर सकता है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सकता है। तज्जियाकारों और हुक्काम के मुताबिक अगरचे जौहरी तनसीबात को तबाह किया जा सकता है, लेकिन ईरान को अब यूरेनियम अफजोदगी से मुताल्लिक जो साइंसी और तकनीकी महारत हासिल हो चुकी है, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और जौहरी प्रोग्राम की दोबारा तामीर को रोकना एक मुस्तकिल और निहायत मुश्किल काम होगा। इसी तरह क्योंकि ईरान पहले ही 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत बढ़ाई गई इजाफी बैनुल-अक़वामी निगरानी को ख़त्म कर चुका है, इसलिए बहुत से तज्जियाकारों को खदशा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल सकता है, जो नेतन्स और फुर्दो जैसे मकामात पर दुनिया की आंखें बने हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल शुरू से ही ईरान को अपनी सलामती के लिए ख़तरा समझता है और इस सिलसिले में ईरान की फ़ौजी तनसीबात और ख़ास तौर पर ईरान का जौहरी प्रोग्राम हमेशा से ही उसके निशाने पर रहा है। माजी में इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक कई अहम शख्सियात को निशाना बनाया है और इसी तरह के एक वाक़े में 2020 में इसराइली इंटेलिजेंस इदारों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान के अंदर ही निशाना बना डाला था। इसके अलावा इसराइल ने मुतअद्दिद बार ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमलों की कोशिशें भी की हैं, जैसे गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब ईरान ने शाम में अपने सिफारत खाने पर इसराइली हमले के जवाब में इसराइल पर बराह रास्त सैकड़ों मिसाइल दागे, तो इसके रद्द-ए-अमल में इसराइल ने दावा किया कि उसने इस्फहान में ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर महदूद हमले किए हैं। इस हवाले से अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि इसराइल ने इस कार्रवाई से पहले अमरीका को इत्तला दे दी थी और इसराइल का हदफ ईरान की जौहरी तनसीबात थी। इसी तरह इस कार्रवाई के दौरान इसराइल की तरफ से इस्फहान को चुनने का ताल्लुक है, तो इसकी बड़ी वजह इस्फहान की अस्करी अहमियत और इसका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का बड़ा मरकज़ होना है। BBC के मुताबिक इस्फहान ईरान का वस्ती सूबा है और यह खित्ता ईरान के अहम अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर का घर है, जहाँ एक बड़ा एयरबेस, एक बड़ा मिसाइल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और कई जौहरी तनसीबात मौजूद हैं। लेकिन ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले की तरदीद कर दी थी और कहा था कि इस्फहान में जौहरी और दीगर अहम तनसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और उनमें कोई वाक़या रिपोर्ट ही नहीं हुआ, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी तस्दीक की थी कि ईरान की जौहरी तनसीबात महफूज हैं। इसी तरह जब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ था और ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल दागे थे, तो ये खबरें सामने आईं कि इसराइल हमले के जवाब में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ताहम इसके बाद इसराइल ने दावा कर दिया कि उसने ईरान की दिफाई तनसीबात पर महदूद हमले किए हैं। इस सारी सूरत हाल में हफ्ते को यानी कल अमरीका और ईरान के आला हुक्काम एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। ताहम मुज़ाकरात से पहले ही दोनों ममालिक की जानिब से यूरेनियम अफजोदगी से मुताल्लिक इख्तलाफ सामने आ रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द के सरबराह सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने मंगल को कहा था कि ईरान को अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए यूरेनियम अफजोदगी का अपना प्रोग्राम फौरी तौर पर रोकना और ख़त्म करना होगा। स्टीव विटकॉफ के इस मुतालबे पर मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की सरबराही करने वाले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जवाब भी सामने आया था। ईरान के प्रेस TV के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का यूरेनियम अफजोदगी प्रोग्राम एक हकीकी और संजीदा मामला है। हम मुमकिन खदशात के हवाले से एतमाद कायम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफजोदगी के मामले पर बातचीत मुमकिन नहीं है। देखते हैं कि सारी दुनिया की नज़रें जिन मुज़ाकरात पर हैं उनका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, कोई डील अमेरिका और ईरान के दरमियान होती है या नहीं होती। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का दिन ब दिन एतमाद बढ़ता जा रहा है और तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की दरारें बढ़ती जा रही हैं और शायद यही वजह है कि हुकूमत मज़ीद एतमाद का इजहार कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब ही होते नज़र आ रहे हैं। तनकीद भी दोनों तरफ से जारी है। कहाँ मामला जाते नज़र आ रहे हैं, हमारे साथ सीनियर साहब रज़ाकार आसमा शिराजी साहिबा और शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। ट्विन सिटीज़ से इस्लामाबाद पिंडी दोनों तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। आसमा साहिबा, क्या यही वजह है हुकूमत के एतमाद की और क्या वाकई कुछ ऐसी राह नहीं निकलती नजर आ रही तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राहें निकलने के बहुत सारे मौक़े जो थे वो मौजूद थे और अभी भी ये मौक़े पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नज़र आती है। मसलन आपने देखा होगा कि नवंबर के अंदर मुलाकात की बात थी और उसमें मुज़ाकरात की बात थी और उसके अंदर भी कुछ सेटलमेंट की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही थी। इमरान खान साहब से कुछ ऐसे मुतालबे किए गए थे जो कि उन्होंने तस्लीम ना किए, लेकिन उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए
गए थे। फिर इसी तरह से एक मौका जो था वो ये बनता दिखाई दिया जब एक दफ़ा फिर अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए से और फिर बैरिस्टर गौहर साहब के ज़रिए से राब्तों को उस्तवार करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर जो एक्स अकाउंट था इमरान खान साहब का, उसकी जानिब से कुछ ऐसे उनके ट्वीट्स आ गए जिसकी वजह से हालात जो थे वो, या कुछ ऐसी मुहिम शुरू हो गई इदारों के ख़िलाफ़ भी और अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ भी, जो कि उनकी जो बातचीत थी वो मुनक़ता हुई। तो ऐसा नहीं है कि राब्ते होते नहीं हैं, असल बात ये कि वो राब्ते किसी तौर आगे पहुँचते क्यों नहीं है। हाल ही में आपने देखा एक बड़ा डेलीगेशन आया था अमेरिका से और उन्होंने मुलाकातें की जिसमें कि कुछ डॉक्टर्स भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, उनकी बहुत आला सतह के साथ जो थी वो मुलाकातें हुई, बहुत अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें हुई और वहाँ पे भी एक CBMs लेने की जो है वो बात की गई है। और अभी भी अगर आप देखें तो कुछ CBMs लिए भी गए हैं। मसलन एक खारजा कमेटी को जो तहलील किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसी तरह से जो सियासी कमेटी में जो मुतनाज़ा कुछ शख्सियात हैं जो बाहर बैठी हुई हैं उनको शामिल ना करने, उनको निकालने के हवाले से भी बात हो रही है। और अभी हमारी इत्तलात है कि बुशरा बीबी साहिबा ने इस हवाले से काफ़ी तफसीली बातचीत भी की है कि वो लोग जो कि पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिनकी वजह से पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा, उनको इस पार्टी के अंदर नहीं होना चाहिए या उनको खामोश करवाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक जो CBMs की बात है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो अलीमा खान साहिबा की और उनकी सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हुई है, बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है और इसी तरह से आज़म सवाती साहब की मुलाकात हुई है। इन सारी मुलाकातों के अंदर इमरान खान साहब जो दो तरह की बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि बातचीत करनी है और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वो कोई डील नहीं करेंगे। अब ये बातचीत और उसके बाद डील मफाहमत कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं देता जब तक कि वो खुद क्लियर नहीं होते अपने दिमाग में कि उनको करना क्या है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और वो डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो मैं ख्याल है कुछ आगाज़ ज़रूर हुआ है CBMs का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी तक किसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है ये गुफ्तगू, ये बातचीत। लेकिन ये बात अपनी जगह पे बहुत अहम है कि जो भी बातचीत करने की कोशिश करता है, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, ऐसी मुहिम चलवाते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये इमरान खान साहब की जो रिहाई की कोशिश है उसको वो बराबर नहीं होने देती। शरद आप बताइएगा, जरा पोस्टिंग तो दोनों तरफ से बड़ी सख्त है, ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ कहीं से पीछे हट रही है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर सख्त रवैया सामने आता है, मुलाकातें नहीं करने दी जाती या फिर बयान सख्त सामने आता है, तो दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी पीछे नहीं हट रहा है। ऑन फेस ऑफ इट तो ये नजर आता है, मगर क्या पसे पर्दा कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है? बहुत शुक्रिया शाजिब। अक्सर हमें लगता है जब कोई गैर मामूली वक्त पे मुलाकातें हो जाती है कि पसे पर्दा शायद कुछ मामलात हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे ही लगते हैं। जैसे अभी 26 नवंबर के हवाले से बात हो रही थी तो उस वक्त ये भी था कि ट्रंप ऑलमोस्ट इलेक्शन जीत चुके थे, यानी कि अब हुकूमत बनाना बाकी रह गया था। तो उस वक्त भी और मार्च भी था तो शायद दरवाजे खुले बातचीत के। उस वक्त आप सुन भी रहे थे कि शायद हुकूमत में ये कंसर्न है कि अगर ट्रंप ने कोई ऐलान कर दिया, कोई ट्वीट कर दिया तो फिर क्या होगा। उनके बाद रहनुमा तो ट्वीट कर भी रहे थे, तो उस वक्त हमें लगा कि बातचीत का दरवाजा खुला है। फिर अभी दोबारा जब कांग्रेस में आने वाले थे तो पीटीआई सोशल मीडिया पे एक हवा क्रिएट कर रही थी कि शायद जब ये आएंगे तो इमरान खान के हवाले से कोई बात करेंगे। हो सकता है कि ईद के दौरान जो मुलाकातें हुई हो वो उस वजह से एक स्पेस क्रिएट की गई हो, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वक्ती तौर पे लगता है कि बातचीत हो रही है लेकिन कोई चीज मटेरियलाइज नहीं हुई है। और उसकी वजह यही है जो मैं एक अरसे से कह रहा हूं कि ना तो एस्टैब्लिशमेंट अपनी पोजीशन से हटकर कोई डील करेगी, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ वीकनेस पे वो नहीं करेंगे, और बजाय ऐसा लग रहा है कि इमरान खान भी नहीं करेंगे। जब वो बनी गाला वाली बात भी थी तो पीटीआई के जराये बताते हैं कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे उसमें हासिल क्या होगा, अगर मैं बनी गाला जाके बैठ जाऊं तो मेरा सियासी बयानिया पिटेगा, इसके अलावा तो मैं कुछ अचीव नहीं कर सकूंगा, मैं खुल के सियासत नहीं कर सकूंगा। तो वो भी अपनी पोजीशन से पीछे हटके नहीं इस वक्त कोई नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, यानी कि वो अपनी पॉपुलैरिटी नहीं खोना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा जो भी तरीकेकार थे, चाहे स्ट्रीट मूवमेंट के थ्रू हो, उसमें भी जो है वो पीटीआई कामयाब नहीं हो सकी। उनकी बहुत उम्मीदें ये थी कि जब काजी फाइज साहब चले जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर अदलिया से हमें शायद रिलीफ मिले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए इमरान खान को केसेस में। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी हुकूमत एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर चुकी है, तो उसमें भी कोई सख्त नहीं है कि जो है वो कोई ऐसे फैसले दे। दूसरा फिर एक जो तीसरी उम्मीद थी वो यही थी कि बैरूनी मदाखलत होगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीत गए तो वो हमारे हक में कोई बात करेंगे। लेकिन वो भी आपको पता है कि सोशल मीडिया की हाइप ज्यादा लग रही थी और उसमें भी कोई चीज मटीरियलाइज नहीं हुई, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो आपने जो शुरू में एक बात कही
कि ये बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो पीटीआई अपने ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर करने में नाकाम रही है और सोशल मीडिया इमरान खान के बयान उसमें एक बड़ी वजह है। दूसरी तरफ जो हुकूमत के मामलात थे और उसमें क्या चीजें दो मेजर थी। एक ये कि जब ये हुकूमत फॉर्म भी थी तो वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, इत्तेहादियों को भी साथ मिलाना था। पीटीआई बजाय सब यही कहते वो इलेक्शन जीती है लेकिन उनको जीत मिली नहीं, तो इसलिए जो हुकूमत थी वो पॉपुलर नहीं थी और उनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे कि एक तो वो बयानिया कैसे बनाएंगे और माशी तरक्की क्या या माशी इस्लाहात वो कर सकेंगे और इकोनॉमी को स्टेबल कर सकेंगे। तो उसमें भी मेरे ख्याल से हुकूमत को एक एंड पे तो ये कामयाबी हुई कि आपने देखा कि जो माशी आदाद शुमार आ रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी तो बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, चाहे करंट अकाउंट हो, फिस्कल हो, महंगाई में कमी हो। तो इसने एक तो ऑब्वियसली इस हुकूमत को थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत किया है। और बयानिया के हवाले से हम कुछ अर्से से सुन रहे थे कि बयानिया बनाने की सख्त नहीं है नून लीग में, पीटीआई इमरान खान जेल में हो तब भी वो बयानिया बना रहे होते हैं। वो एक लूज एंड था लेकिन वो भी इतना बड़ा कंसर्न नहीं था और शायद यही वजह हो कि आप देख रहे हैं कि अक्सर जो भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो डीजी आईएसपीआर उस पर आकर खुद बात करते हैं और खुद उस पर अपना एक मौकिफ देते हैं। और अभी जो आर्मी चीफ साहब की भी जो खिताब था बहुत ही गैर मामूली था। उनके खिताब हमने पहले भी सुने हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन इतना जोशीला खिताब हमने नहीं देखा। ये गैर मामूली इस लिहाज से भी था कि अगर वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो आवाम उसमें थी या जो ओवरसीज के लोग थे, अगर वो नारे लगा रहे थे तो नारों को बाकायदा रिस्पॉन्ड करके वो बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि अब ये भी सोचो कि ठीक है अगर हुकूमत बयानिया नहीं बना सकती, अच्छे काम का क्रेडिट भी नहीं ले सकती है, तो फिर शायद उनको खुद स्टेप इन करना पड़े और बताना पड़े कि क्या इस पर काम हो रहा है और खुद एक ज्यादा पोस्चरिंग करने की जरूरत पड़ी उनको। तो मेरे ख्याल से कोई इतने कंसर्न जो थे हुकूमत के लिहाज से वो इस वक्त नहीं नजर आ रहे। जैसे मैंने कहा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों जो इश्यूज थे वो सॉर्टेड ही है। तो यस, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई ऐसी दूरी हमें होती हुई नहीं नजर आ रही और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट कहीं से करीब आती हुई नहीं नजर आ रही। और सब और इस सब में आसमा शरारी साहबा एक बात नजर आती है, ज़ाहिर है वजीर आजम तो आर्मी चीफ की तारीफ कर ही रहे होते हैं, बट इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोग जिनमें फैसल वाडा साहब भी शामिल हैं वो आर्मी चीफ की इस्टेब्लिशमेंट की तो तारीफ कर रहे होते थे मगर हुकूमत पर साथ तनकीद भी कर रहे होते थे। और ये भी कि जी तहरीक इंसाफ का जो इख्तलाफ है, इमरान खान साहब का जो इख्तलाफ है वो हुकूमत से कुर्बत की वजह इस्टेब्लिशमेंट की, वरना कोई ऐसे मामला अच्छे नहीं है। मगर अब अचानक शहबाज शरीफ साहब की तारीफें शुरू हो गई हैं, फैसल वाडा साहब कर रहे हैं, दीगर जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब लोग हैं वो कर रहे हैं। क्या ये इमरान खान साहब से मजीद फासला होना, तहरीक इंसाफ की तरफ से मजीद तनकीद आना, उस वजह से ये कुर्बत बढ़ गई है या कोई और वजह है? शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मामला और बेहतर हो गए हैं? क्योंकि इतना अरसा हुकूमत, पहले वो हुकूमत करके गए हैं, फिर अब दोबारा उनकी हुकूमत को साल होने वाला है, इतने अरसे में कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं। मैं ख्याल है कि इसका जवाब जो है वो सबसे बड़ी जो बात है वो जैसे शहजाद ने भी कहा कि परफॉर्मेंस है। देखिए इमरान खान साहब के साथ भी कुछ तवक्कुआत इस्टेब्लिशमेंट को वाबस्ता थी और उनका ख्याल था कि एक टर्न अराउंड होगा, वो आएंगे, उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, एक अदालत भी साथ होगी, फ़ौज भी साथ होगी, कोई तनाज़ा भी नहीं होगा और कोई माशी महाज के ऊपर जो है वो अहम इक़दाम जो है वो हो सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। ये जो हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ साहब की, ये उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी है। फिर आपने देखा कि जब उन्होंने बिजली की पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करना था उसके फ़ौरन बाद एक ऑर्डिनेंस भी आ गया। तो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी यानी सदर साहब की जानिब से भी ये सब के सब अब एक पेज पे नज़र आते हैं और एक सेम पेज गवर्नमेंट हमें एक दफ़ा फिर देखने को मिल रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके अंदर जो वो आशारिये अचीव करना चाह रहे थे, जिस तरह का एक इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो उस तरफ उनको अगर कामयाबी नहीं मिली है उस तरह की, तो नाकामी भी नहीं हुई है और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो पोलिटिकल लोग होते हैं वो अपनी टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं। ये जो महाज है ये शहबाज शरीफ साहब ने संभाला हुआ है और शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नैरेटिव बनाने के हवाले से, जैसे भी शहजादी का जो तकरीर थी वो एक नैरेटिव बनाने की तरफ एक अहम कदम था। इसी तरह से आगे जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनका एक किरदार भी मतवक्के है कि वो बलूचिस्तान के हवाले से बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि अगर दूसरी तरफ देखें तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी आपको एक कदम पीछे हटते दिखाई देते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी किसी बड़े अलायंस का फ़िलहाल हिस्सा नहीं बन रहे और अख्तर मैंगल साहब ने भी धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है। और उनका जो धरना ख़त्म हुआ है उसमें अगर आप देखें तो जो
आर्मी चीफ की स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने हार्ड स्टेट को वाजे किया है। वो हार्ड स्टेट के ऊपर एक अलामिया ऑलरेडी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि वहाँ पे हुई है अख्तर मैंगल साहब की, उसके अंदर उन्होंने उसको मुस्तरद किया था और यहाँ से उसको वजाहत करके एक कदम पीछे हटा गया। तो इसका मतलब ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो रही है पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान में, सियासी शख्सियात के दरमियान में। और आपको याद होगा कि डॉक्टर मालिक बलोच जो कि नवाज शरीफ साहब के बाहर के ट्रिप से पहले मुलाकात उनको करके गए थे, वहाँ पे एक रोड मैप भी तय पाया है। जो हमारी इत्तलात हैं उसमें एक बाकायदा रोड मैप जो है वो नवाज शरीफ साहब ने उस पर इत्तफाक किया है और मीटिंग्स भी हो रही है नेशनल पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों की एक अनअनाउंस्ड कमेटी जो है वो तश्कील है इसके ऊपर पाई हुई है और वो बातचीत कर रही है कि कहाँ आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग के लिए भी राह हमवार की जा रही है। जो बड़े मसले हैं बलूचिस्तान के हवाले से हों या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हों, उलमा के हवाले से हों या दीगर, तो एक पूरा एक हमआहंगी हमें नज़र आती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में और जो पॉलिटिकल इस वक्त लीडरशिप है। मैं शहबाज शरीफ साहब को पॉलिटिकली उस तरह से एक्टिव प्राइम मिनिस्टर नहीं मानूंगी। मैं उनको ये समझती हूँ कि वो मेरा ख्याल है एक टेक्नोक्रेटिक स्टाइल के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इत्तेहाद में आना और इन दोनों जमातों का इकट्ठे फैसले करना मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले दिनों के अंदर अहम इशूज़ के ऊपर यानी कुछ माह के अंदर जब ये लगेगा कि पाकिस्तान कुछ डिलीवर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो फिर एक बाकायदा नैरेटिव बयानिया और जो रोड मैप है वो पाकिस्तान की जो सीनियर सियासी क़यादत है उसकी तरफ से भी देखने को मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि एक तरह से ज़रूरत नहीं है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इंगेज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ की ज़रूर इस वक्त एक कोशिश है कि वो बातचीत करें, वो आगे बढ़ें और वो जितना अपने बयानिए को मज़ाहमती उस बयानिए की तरफ लेके जा रहे हैं उससे शायद उनको पब्लिक गैलरीज में खेलने को तो आसानी मिलेगी, उनको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, वो मकबूल बयानिया भी होगा, लेकिन उसके अंदर जो माकूल सियासत है वो अब नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैं चलते चलते आपसे बात कर दूं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने से जो बात हुई है उनकी और जो हमने ट्विटर पे देखा है इमरान खान साहब का जो बयान है उसके अंदर उन्होंने सियासी कायदीन के साथ मिलकर चलने की बात की है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता करें, उनकी जमात रब्ता करे, वो बाकी दीगर लोगों से भी बात करें और वो फिर आगे बढ़े पॉलिटिकल एक एजेंडे के साथ। और यही मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी एजेंडे के साथ सियासी जमात के तौर पर काम करे, मज़ाहमती जमात के तौर पर उस तरह का काम ना करे। शहजाद 16 माह पहले हुकूमत करके गए शहबाज शरीफ साहब, 1 साल से ज़्यादा अब हो गया। इतने अरसे में वैसे ही इख्तिलाफात हो जाते हैं। जनरल बाजवा तो इमरान खान साहब की मोहब्बत का शिकार थे, सहाफ़ियों को बुलाकर जो बातें किया करते थे, मगर उनके भी इख्तिलाफात हो गए थे। अब क्या इसकी वजह ये जो आपने कुछ इकॉनमी के इशारों की भी जिक्र की जिसकी हुकूमत भी क्रेडिट ले रही है कि चीज़ें अच्छी हो गई, स्टेबिलिटी की हद तक कुछ रेटिंग इंप्रूव हो गई तो इख्तिलाफ की कोई वजह नहीं बन रही, वरना एक दूसरे के लिए शायद ब्लेम गेम शुरू हो जाता, या इसकी वजह यह कि तहरीक इंसाफ से इख्तिलाफ इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से हुकूमत के साथ इख्तिलाफ नहीं हो रहा है? आई थिंक ये दोनों वजूहत है। एक तो देखिए जहां माशी परफॉर्मेंस है उस पर तो मैंने बात की, और दूसरा जो बयानिया बनाने की एक कमजोरी थी उसको भी जैसे मैंने कहा ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट अब खुद जो है वो टेक ओवर करना चाहती है और वो खुद ज्यादा कोशिश करेंगे कि उस पर बयानिया बनाए। दूसरा शहबाज शरीफ साहब और एस्टैब्लिशमेंट से इख्तिलाफ ये मेरे ख्याल से एक जुमले में फिट ही नहीं होता है। उनका कोई वो नहीं है, वो कह भी देते हैं कि हर चीज का क्रेडिट जो है वो फौज को, कोई से उनकी सियासत इसी किस्म की रही है कि हम जो है वो मामला को संभाल सकते हैं। ये तो नवाज शरीफ साहब का इशू होता था कि नहीं जो सिविलियन का सिविलियंस को ही वो मदाखलत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इसको मदाखलत नहीं, उसको एक पार्टनरशिप के तौर पे लेते हैं और शायद मेजर पार्टनर के तौर पे भी अगर वो ले ले एस्टैब्लिशमेंट को तो उनको कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो एक तो ये साइड है, लेकिन दूसरा देखिए तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी वीकनेस भी बढ़ी रही है। उनका इस वक्त नंबर 1 एजेंडा क्या है? वो चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हो, बाकी असीरान की रिहाई हो और पीटीआई को सियासत करने की आजादी हो। अभी तो इतनी भी आजादी नहीं है ना कि जो लोग मिलना चाहते हैं वो मिल भी नहीं पाते। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है और ये डायरेक्टली तो अचीव कर नहीं सकते। तो सियासी पार्टीज क्या करती है, वो उसके अराउंड जाती है, वो गुंजाइश निकालने की कोशिश करती है, वो स्पेस निकालने की कोशिश करती है दूसरे इशूज पे। मिसाल के तौर पे ये कनाल का इतना बड़ा इशू है, आपको नजर आ रहा है कि इसमें पीपल्स पार्टी और हुकूमत जो है वो आमने सामने है, लेकिन आपने नहीं देखा कि पीटीआई इस इशू को भी कैश इन करने के लिए मैदान में आई हो। इसमें अपना थोड़ा सा सियासी ईगो हटा के पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस पे सियासत कर सकते थे। हो सकता है कि कामयाबी अल्टीमेट ना हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से स्पेस निकालते हैं
बलूचिस्तान का मामला है, अख्तर मेंगल साहब एक अरसे से सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या पीटीआई ने उसको सियासी तौर पे कैश इन करने की कोशिश की? करें, बलूचिस्तान के इशू को उजागर करें, बलूचिस्तान के जो राइट्स है उसको उजागर करें, उन्होंने नहीं की। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी कमजोरियां हैं कि अगर आपको कोई चीज डायरेक्टली नहीं मिल रही होती है तो आप दूसरे सियासी इश्यूज पे जहां पे स्पेस अवेलेबल होती है वहां आपको अपनी आवाज बुलंद करके स्पेस गेन करने की जरूरत होती है। आप पीटीआई के दौर की मिसाल ले लें, आपको नजर आ रहा था कि जनरल बाजवा साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो और पीटीआई इमरान खान एक पेज पे थे और कोई दरार नहीं थी, लेकिन नून लीग या पीपल्स पार्टी का स्पेस क्रिएट करते थे जब उनको मईशत में कमजोरी नजर आती थी। शुगर स्कैंडल आए तो वहां पे जो है वो आवाज उठाते थे। यहाँ 40 रुपए शुगर की कीमत बढ़ गई और आपने कोई देखा कि पीटीआई ने उसको कोई इशू बनाया हो, कोई इस पे कोई ऑपोजिशन की हो? ये तो रियल इश्यूज है ना, अवामी इश्यूज है, उन पे भी वो ऑपोजिशन नहीं कर सकते। वीट का मामला हो, एलएनजी हो, शुगर हो, उस पे पीडीएम जो थी उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें वो उसको कैश इन करती थी और वहां पे पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश करती थी ताकि फिर हमें स्पेस मिले। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी वीकनेस रही है और इसकी ऑब्वियस वजह ये है कि पीटीआई में कोई इस वक्त सियासी स्टॉलवर्ड आपको नहीं नजर आता है। शाह महमूद कुरैशी चले गए हैं, जहांगीर खान तरीन पार्टी से एक अरसे पहले छोड़ चुके हैं, तो जो टॉप लीडरशिप थी वो बिल्कुल इस वक्त गायब है और एक वैक्यूम क्रिएट है। और वैक्यूम किन लोगों ने फिल किया है? या तो बिल्कुल जो सियासत में नए हैं या बुकला है, और उनसे आपको पता है कि जो सियासी इतने मैच्योर प्लेयर्स हैं इस वक्त, उनसे उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत इस वक्त मईशत के हवाले से कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है, इस्तेहकाम के हवाले से कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है। किस हद तक मामला दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? हमारे साथ साबिक वजीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ता साहब, मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है। 1.2 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस आना, फिर पूरे साल में करंट अकाउंट सरप्लस की एक्सपेक्टेशन होना। गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे 14 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व हो जाएंगे। IMF के साथ साफ लेवल मुआहिदा हो गया। किस हद तक ये इस्तेहकाम आपको सस्टेनेबल लग रहा है? इस्तेहकाम तो एकदम रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दुनिया भर में क्योंकि तेल की कीमत कम हुई है, एडिबल ऑयल की कीमत कम हुई है, कपास, गंदम, दीगर कमोडिटीज़ की चीज़ें कम, कीमतें कम हुई हैं, तो जो फॉरेन एक्सचेंज के हमको जो इंपोर्ट की ज़रूरतें होती हैं, जो दरामदाद करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, उसमें हमारे डॉलर्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस भी हो रहा है, रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। तो एक ऑब्वियसली जब तक कि तेल की कीमत सस्ती रहेगी, $60 में $70 तक रहती है, तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा वायबल है, इकॉनमी बड़ी वायबल है। तो इंशाल्लाह जब तक ये सिलसिला चले रहेगा, ज़ाहिर है हमको कर्ज तो लेना पड़ेगा, हमको हर साल $20-25 बिलियन वापस करने पड़ते हैं और हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे, तो हमारी मईशत जो है वो तो ग्रो नहीं करेगी। जो रेमिटेंस आ गया वो रेमिटेंस आ गया, वो भी बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने जो फंडामेंटल इस्लाहात करने थे जिसके अंदर जिससे सस्टेनेबिलिटी आती है वो नहीं आई। अभी हम जो है वो रहमो करम पे उसके हैं कि बाहर की मंडी के अंदर तेल सस्ता रहे, चीज़ें सस्ती रहें तो हम चलते रहे, लेकिन अगर महंगे हो जाते हैं और जो कि होते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान का कोई पुरसान हाल नहीं होगा अगर हम फंडामेंटल इस्लाहात ना करें। और सब एक जो मसला इस साल में भी रहा कि हालांकि स्टेट बैंक ने मार्केट से डॉलर्स खरीदे और उसके बावजूद रिजर्व्स हमारे बिल्डअप नहीं हुए, बल्कि उनमें कमी हुई क्योंकि हमें जो बायलैटरल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से उस तरीके से पैसे नहीं आए। हालांकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF, तो क्या अब आपको लगता है अगर 14 अरब डॉलर के आसपास हमारे रिजर्व जाते हैं, फिच की तरफ से रेटिंग्स बेहतर हुई हैं, तो हमें वो पैसे आएंगे, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से पैसे आएंगे और रिजर्व बेहतर अंदाज में बिल्डअप हो सकते हैं? देखिए, IMF तो आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक आपके रिजर्व को नहीं देखता। वो अगर आप IMF के प्रोग्राम में हो तो आपको कर्ज देता रहता है। लेकिन दीगर जो इदारे हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं या चाइनीज बैंक्स हैं, वो रिलक्टेंट हो जाते हैं। अभी आपने चाइना का 1 बिलियन या 1 बिलियन सवा बिलियन का लोन वापस किया है और अमूमन हम जो लोन वापस करते हैं तो फिर से उसको हम रीस्केजुलिंग में चले जाते हैं। अब हुकूमत जाती है नहीं देखते हैं। हुकूमत ने मेरे ख्याल से $1 बिलियन का एक लोन सिटी बैंक से उठा रही है, एक 7 या 7.5% पे, तो वो 5 साल का लोन है। तो हुकूमत लोन भी ले रही है मगर क्योंकि पिछले 2-4 सालों से लोन्स जो है उसको मिलने की स्पीड भी कम हो गई थी हमारी, तो हमारे रिजर्व नीचे चले गए थे। उससे पहले आपको याद है कि 18 वगैरह के उससे पहले जो था वो हम दुनिया में बॉन्ड्स भी बेच सकते थे और कर्ज ले सकते थे। अब वो पाकिस्तान की पोजीशन नहीं रही, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो 1 आध साल में हो जाएगी। और सब इस सब में जब आप ज़ाहिर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हुकूमत दावेदार है कि ये लास्ट IMF का प्रोग्राम होगा, मगर गुज़िश्ता हुकूमतें भी दावेदार थी, वो गलत साबित हुई। ये आपको सही साबित होते नज़र आते हैं? रिफॉर्म्स कहीं नहीं दिख रहे हैं आपको? वही कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो गई, स्टेबिलिटी आ गई, थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ गए और धड़ाम से गिर गए, उसी पाथ पर हैं हम?
वही 100% उसी बात में, कोई एक पैसे का रिफॉर्म इस हुकूमत ने नहीं किया और इस बल्कि वक्त ज़ाया किया। इनफैक्ट जो आज फिस्कल स्पेस मिली हुई है, क्योंकि दुनिया में तेल सस्ता है, दुनिया में चीज़ें सस्ती हैं, जो आज फिस्कल स्पेस मिली हुई है, पाकिस्तान के पास बड़ा आसानी से रूम है कि हम फिस्कल रिफॉर्म्स कर सकें। इस हुकूमत ने जितने IMF को वादे किए थे कि हम निचकारी करेंगे, नहीं की। इन्होंने कहा था हम हुकूमतों को डिवॉल्व करेंगे, कुछ वजारतों को, वो नहीं किया। इन्होंने कहा कुछ अखराजात हम सूबे को ट्रांसफ़र करेंगे, वो नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम कुछ श्रिंक कर देंगे साइज ऑफ द गवर्नमेंट और कुछ वजारतों के अंदर लोगों को खत्म करेंगे, वो नहीं किया। पेंशन के रिफॉर्म की बात की, वो नहीं किया। कोई एक काम भी इन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि IMF से जो एक फिस्कल पैक्ट की बात की थी कि जिसमें एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे और जमा करेंगे, एक लगाया जरूर है, जमा नहीं किया। छोटे दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाने की बात थी, वो नहीं कर सके। अब ये कि आप देखें ना कि वही पेट्रोल के ऊपर जो है वो आसान टैक्स है, तो पेट्रोल के ऊपर पिछले महीने 10 रुपये टैक्स बढ़ाया लेवी की सूरत में, इस महीने 8 रुपये बढ़ाया लेवी की सूरत में। अगेन इनको ये स्पेस मिली हुई है क्योंकि दुनिया में कम हो रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने चाहिए आपको, बजट कम करने के लिए NFC के रिफॉर्म करने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म करने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के करने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने चाहिए, इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। मतलब और ज़ाहिर जो एक्सपोर्ट्स है हमारी वो नहीं बढ़ी हैं, रेमिटेंसेस पर डिपेंडेंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ही अब ह्यूमन रिसोर्स है। 4.1 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेस आना, 1.2 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस ही उसकी वजह से है, वरना ट्रेड डेफिसिट हमारा 2.1 अरब डॉलर्स था। कोई बड़ी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ नहीं देखी गई है। अब जब कोई बिजली की कीमतों में कमी और इन चीज़ों के बाद आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स हमारी ऊपर जा सकती हैं बैनुल-अक़वामी हालात को देखते हुए भी, या उसमें गुंजाइश आपको नहीं दिख रही? आज भी शायद साहब इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, केन्या, इथियोपिया, हिंदुस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से हमारी बिजली महंगी है। इन सब ममालिक से हमारी गैस महंगी है और इन सब ममालिक में हमारा टैक्स सबसे ज़्यादा है। 61% आप कॉर्पोरेट पर टैक्स ले रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑन एक्सपोर्ट्स। आप 49% टैक्स ले रहे हैं नौकरी बिजनेस इंडिविजुअल्स पे, डॉक्टर्स या लॉयर्स होते हैं, और नौकरी पेशा लोगों पे आप 38.5% टैक्स लेते हैं। इस टैक्स रिजीम के अंदर और इस किस्म की बिजली के रेट के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकती। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 12 में से 10 क्वार्टर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग श्रिंक हो रही है, आपके जितने भी क्रैश क्रॉप्स थे, बड़े क्रॉप्स, आपकी कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी गंदम की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी राइस की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी कॉर्न की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी शुगर केन की प्रोडक्शन भी कम हो गई है, शुगर की प्रोडक्शन भी डाउन है। सो हम हर तरीके से नीचे जा रहे हैं। 3 साल से हमारी पर कैपिटा GDP जो है वो कम होती जा रही है। तो हुकूमत की इस वक्त जो डिसिप्लिन आया हुआ है, जो फिस्कल स्टेबिलिटी आई है, वो सिर्फ मरून मिन्नत है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें और दीगर चीज़ों की कीमतें सस्ती हो गई हैं। इन्होंने तो एक पैसे का काम नहीं किया, और खुदा ना खास्ता अगर ये वापस तेल $80-90 डॉलर पे भी जाएगा तो हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ये हमारी इकोनॉमी के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि हम सस्टेन कर सकें। ऐसा एक और बात जो CPEC के साथ की जाती थी कि जी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद चाइनीज इंडस्ट्री भी रीलोकेट पाकिस्तान में होगी। जब ट्रंप का पहला दौर था, उन्होंने टैरिफ्स लगाए तो बहुत सारे चाइनीज एक्सपोर्टर्स ने अपने आप को रीलोकेट किया, कंबोडिया, वियतनाम, दीगर ममालिक में किया। अब भी जब चीन और अमेरिका आमने सामने हैं तो बात हो रही है कि दीगर ममालिक को फायदा हो सकता है, इवन इंडिया को फायदा हो सकता है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में, दीगर में। पाकिस्तान में आपको अब भी कुछ लगता है कि सारी की सारी सिचुएशन का कि इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी लग जाए, कुछ रीलोकेट हो जाए, या कोई ऐसे स्कीम का नहीं दिखते? कोई आटे पे नमक के बराबर हो जाए तो हो जाए, लेकिन देखें शादी भाई, मसला कुछ और है। मसला ये है कि अगर 2.70 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल से बाहर, यानी कि 40% बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हों और 78% 10 साल के बच्चे 2 जुमले नहीं पढ़ सकते हो किसी भी जबान में, तो वो मुल्क कहीं नहीं जा सकता। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, और ये जब मैं कहता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है कि तुम तो 20 साल की बात कह रहे हो कि पहले कौम को पढ़ाओ, लेकिन मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। जब तक आप इस कौम को पढ़ाएंगे नहीं, हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकेंगे। आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। आप देखें कि पिछले 3-4 सालों में गरीब लोग मजीद गरीब हुए हैं। अब शाफिया तो ठीक है, गरीब लोग मजीद गरीब हुए, मिडिल क्लास को आपने सुकड़ा दिया है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको दुबई जाना है, बाहर जाना है, और पाकिस्तान में कम से कम लोग पढ़े लिखे रह गए हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर 40% बच्चे को पढ़ाएं ना, और फिर आप बोले कि हम दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं? आपकी स्कूलों में 2.70 करोड़ बच्चे आपकी स्कूल से बाहर हैं। हिंदुस्तान जो आपसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उसमें सिर्फ 11,70,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो ये हमारे लिए शर्म का मकाम भी है, लेकिन एक फिक्र के भी मकाम है कि हम कुछ करें। जब तक आप बच्चों को तालीम नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करेंगे, आपकी गवर्नेंस डिसफंक्शनल हो चुकी है। हमारी हुकूमत से कुछ भी नहीं होता। आप सोचें कि हम PIG की प्राइवेटाइजेशन का, आज मैं फिर पढ़ रहा था कि फिर डिले हो गया। मतलब आप सोचें कि SIFC बनी है, इसने कितनी कोशिश करी, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आए। आप सोचें कि हमने
हमारे पास कभी गैस राफर हो जाती है, कभी गैस की शॉर्टेज हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आती कि गैस की पॉलिसी क्या है। कुछ दिनों पहले हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन दिया कि गैस जो है वो 700 रुपये महंगी देंगे, हम कैप्टिव पावर को 4500 रुपये की देंगे। आज वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मतलब ये गवर्नमेंट जो है वो डेली इंस्टिंक्ट पे चलती है। कल शहबाज शरीफ साहब ने फैसला फरमाया कि बलूचिस्तान के लिए इनको अचानक जो है वो लेवी से पैसे चाहिए। भाई आपके तो बजट में 1100 अरब रुपए आपने पीएचडीपी के रखे हैं, अभी तो उधर 500 अरब रुपए रखा हुआ है। जब आपको दूसरी जगहों पे, पंजाब के अंदर या दीगर जगहों पे रोड बनाने के लिए पैसे हैं, तो बलूचिस्तान के लिए लेवी लगाने की क्या जरूरत थी? अगेन ये धोखे की बात है, ये सिर्फ आंखों को ओझल करने की बात है, इससे कोई फायदा नहीं होता। इस मुल्क के अंदर जब तक कि हम एक सीरियस रिफॉर्म नहीं करते, तोड़ फोड़ नहीं करते हुकूमत के स्ट्रक्चर्स की और रीबिल्ड नहीं करते, हम आगे नहीं जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर इस्माइल की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और आम खबर है, उसकी तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इसराइल बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गजा के फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। रोज़ाना ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद को शहीद करने के साथ साथ इसराइली इक़दामात से गजा में इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि गजा में पीने के पानी तक का बहरान पैदा हो गया है। इसके अलावा हालिया हमलों में इसराइली फोर्सेस ने गजा के पहले से तबाह हाल अस्पतालों को भी मुसलसल निशाना बनाया है, जिससे तिब्बी निज़ाम मफलूज हो चुका है। इसी तरह के एक हमले में इसराइली फोर्सेस ने इतवार की सुबह गजा सिटी में वाक़ अल अहली अस्पताल को निशाना बनाया था, जो शुमाली गजा में ज़ख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाला आखिरी बड़ा अस्पताल था। इसराइली हमलों की वजह से तबाह हाल गजा के तिब्बी निज़ाम पर अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट तैयार की। गजा का निज़ाम सेहत 18 माह की मुसलसल इसराइली बमबारी के बाद तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक इसराइल ने जंग के आगाज से अब तक सेहत के मराकज पर 1200 से जायद हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गजा के निज़ाम सेहत को तबाह करने के लिए एक सोची समझी पॉलिसी पर अमल कर रहा है। इतवार को इसराइल ने गजा सिटी में वाक़े अल अहली अस्पताल पर हमला किया, जिसके नतीजे में गजा के शुमाली इलाके में मौजूद आखिरी फाल अस्पताल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अल शिफा अस्पताल बंद हो चुका है। तमाम सरकारी अस्पताल तबाह हो चुके हैं। अल सहाबा अस्पताल का भी अब वजूद नहीं रहा। ये वो वाहिद अस्पताल था जो अब तक सर्जरीज, ऑपरेशंस, इंतहाई निगहदाश्त, एमरजेंसी ट्रियाज समेत तमाम बुनियादी और अहम तिब्बी खदमात फराहम कर रहा था। हत्ता के फार्मेसी तक अद्वियात समेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अस्पतालों और तिब्बी सर्विसेज को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये हमला गजा के सेहत के मराकज़ पर होने वाले बहुत से दूसरे हमलों की तरह मुमकिना तौर पर जंगी जराइम के ज़िम्मे में आ सकता है। इसराइली जारियत से पहले गजा में 38 फाल अस्पताल मौजूद थे। गजा के वजारत सेहत के मुताबिक अब इनमें से कम 25 अस्पताल बंद हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि जो फ़लस्तीनी पहले से बीमारियों में मुब्तला हैं वो अब इलाज तक रसाई के लिए शदीद जद्दोजहद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाजा है कि गजा में 45,000 अफराद दिल के अमराज में मुब्तला हैं। तकरीबन 6.5 लाख अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और हर साल 2000 से जायद अफराद में कैंसर की तशखीस होती है, जिनमें समीर भी शामिल है, जो लुकीमिया यानी खून के कैंसर में मुब्तला है। समीर इलाज के लिए खान यूनिस के गजा यूरोपियन अस्पताल आया हुआ है। मैं वजारत सेहत और आलमी इदारा सेहत से मदद की अपील कर रही हूँ। तिब्बी रिपोर्ट से पता चला है कि मेरे बेटे को कैंसर है। उसके बहन और भाई दोनों मर चुके हैं और यह अकेला मेरे पास बाकी बचा है। मार्च में इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा के सबसे बड़े कैंसर सेंटर तुर्क फलस्तीन दोस्ती अस्पताल पर बमबारी के बाद ये गजा का वाहिद अस्पताल है जहां कैंसर के मरीजों का इलाज हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इनके पास कीमोथेरेपी, अद्वियात और तिब्बी आलात की कमी है और उनका कहना है कि वो हर वक्त इसराइली हमलों के खौफ में रहते हैं और ऐसे हमले पहले से कमजोर इन मरीजों के लिए कैसे होंगे। इस सारी सूरत हाल में इसराइली फोर्सेस ने न सिर्फ गजा के गिर्द कायम बफर जोन को वुसअत दे दी है, बल्कि पूरी पट्टी के तकरीबन 30% इलाके पर मुकम्मल कब्जा भी जमा लिया है। और इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्स ने गजा को पहुँचने वाली इंसानी इमदाद की बंदिश को बाकायदा हुकूमती पॉलिसी करार देते हुए वाज़ेह कर दिया है कि ये पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी और इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कायम बफर जोन में ही मौजूद रहेंगी। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने गजा के 30% हिस्से को बफर जोन में तब्दील कर दिया है और गजा
गजा पट्टी के कई अहम इलाकों और रास्तों पर मुकम्मल ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस हवाले से इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्ज ने कहा है कि किसी भी मुमकिन मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज गजा में उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगी जिन्हें वो बफर जोन करार दे चुकी है और इसी तरह शाम और लेबनान में भी इसराइली फोर्सेस की मौजूदगी बरकरार रहेगी। इससे पहले इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्ज ने कहा था कि इसराइल की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि गजा में किसी किस्म की इंसानी इमदाद दाखिल नहीं होने दी जाएगी और इमदाद को रोकना हमास पर दबाव डालने के बुनियादी ज़राए में से एक है। इसराइल काट्ज ने मजीद कहा कि इसराइल का इस वक्त गजा में इमदादी सामान जाने की इजाज़त देने का कोई इरादा नहीं है और ना ही इस सिलसिले में कोई तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इसराइल ने 2 मार्च से खुराक, ईंधन, पानी और अद्वियात समेत इमदादी सामान की तरसील को गजा में दाखिल होने से रोक रखा है, जो कि गजा में जंगबंदी के खात्मे से 2 हफ्ते पहले की बात है, जिसके बाद गजा पर दोबारा फिजाई और ज़मीनी हमले शुरू कर दिए गए थे। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई इंसानी हुकूक की तंजीमों ने गजा में तमाम तर इमदाद की बंदिश को इंसानियत के खिलाफ जुर्म और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। ताहम इसराइल ने किसी भी खिलाफवर्जी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इमदाद की बहाली इसराइल में एक निहायत हसास और मुतनाज़ सियासी मसला बन चुकी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत में शामिल इंतहाई दाएं बाजू के वज़रा का मौक़िफ़ है कि जब तक हमास यरगमालियों को रिहा नहीं करती, गजा के आम शहरियों के लिए किसी किस्म की इमदाद बहाल नहीं की जानी चाहिए। और बुध को इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर बिन गुवेर ने कहा था कि जब तक हमारे यरगमाली हमास की सुरंगों में कैद हैं, तब तक 1 ग्राम खुराक या इमदाद गजा में दाखिल होने की कोई वजह नहीं बनती। जबकि वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज ने मजीद कहा है कि इसराइल का इरादा है कि वो मुस्तकबिल में गजा में इमदाद की तकसीम के लिए एक सिविलियंस पर मबनी तकसीम का निज़ाम खुद कायम करेगा ताकि इमदाद हमास के अस्करियत पसंदों के हाथ ना लगे। यानी 51,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और लाखों बेघर हैं, मगर इसके बावजूद इसराइल ने गजा में फ़ौजी हमलों और हरदर्मी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।